Brought to you by Adda 24/7, India's #1 government job preparation app. जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया #1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी भाजपा के खेमे से है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की नई पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हो गया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड को ऐसा समझिए कि इसमें पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले बड़े बड़े नेता शामिल रहते हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का ही फैसला अंतिम होता है। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद या विधानसभा में लीडर चुनने का काम भी यही बोर्ड प्रायः करता है। दिलचस्प ये है कि इस बार के संसदीय बोर्ड में भाजपा के बड़े नेता और पूर्व अध्यक्ष पार्टी के नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। संसदीय दल की नई लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया और बीएल संतोष को शामिल किया गया है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। मसलन तेलंगाना से आने वाले के लक्ष्मण राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। पंजाब से आने वाले इकबाल सिंह लालपुरा पर आते हैं, ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं फिलहाल। हरियाणा से आने वाली सुधा यादव पार्टी की राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद हैं। सत्यनारायण जटिया एमपी से आने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 1999 की वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय का काम ये संभाल चुके हैं। संसदीय बोर्ड में सबसे चौंकाने वाला चेहरा कर्नाटक के भाजपा लीडर बीएस येदियुरप्पा का है, जिन्हें कुछ वक्त पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 77 वर्षीय येदियुरप्पा पार्टी की अलिखित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, 75 साल वाली। सूत्र बताते हैं कि येदियुरप्पा कुछ समय से नाराज चल रहे थे। ऐसे में संसदीय बोर्ड में स्थान देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि अगले ही साल कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। संसदीय दल के अलावा चुनाव समिति के लोगों के नाम का भी ऐलान हुआ। चुनाव समिति भाजपा में दूसरी सबसे ताकतवर संस्था के तौर पर जानी जाती है। चुनाव समिति के सदस्य लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक टिकट वितरण पर फैसला लेते हैं। इसके अलावा ये भी तय करते हैं कि कौन सीधे चुनावी राजनीति में आएगा और कौन इस राजनीति से बाहर रखा जाएगा, संगठन वगैरह का काम देखेगा। चुनावी मामलों की सभी शक्तियां पार्टी की चुनाव समिति के पास ही होती हैं। इस लिस्ट में जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया के अलावा, यानी कि जो संसदीय बोर्ड है उसके अलावा भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष, वनति श्रीनिवास को जगह मिली है। इस लिस्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को जगह नहीं मिली। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। यह बिहार से आई है। बिहार में मंत्रिमंडल का गठन होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। आरजेडी के कोटे से मंत्री बने एमएलसी कार्तिकेय सिंह मंत्री पद की शपथ लेते ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल साल 2014 में एक शख्स का अपहरण हुआ था। इस मामले में सजायाफ्ता अनंत सिंह के करीबी और बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया हुआ है। उन्हें 16 अगस्त को पेश भी होना था, लेकिन वो उस दौरान शपथ ले रहे थे। मामले पर बवाल शुरू हुआ तो कार्तिकेय सिंह के वकील ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में दानापुर कोर्ट से 1 सितंबर 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत मिली हुई है। मामला संज्ञान में आते ही भाजपा हमलावर हो गई। नीतीश कुमार को घेरा जाने लगा। सुशील मोदी ने जंगल राज का कॉइन फिर से उछाल दिया। मंत्री का इस्तीफा मांगे जाने लगा। जब इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी थी नहीं पहले से। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बारे में पता करेंगे और फिर जवाब देंगे। मुख्यमंत्री का जवाब दिलचस्प रहा। एक मंत्री उनके कैबिनेट में शपथ ले रहा है और उन्हें उसके बैकग्राउंड की जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मांग कर दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त कर दें और जेल भेज दें। एक प्रतिक्रिया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी आई है। आज दिल्ली से पटना के लिए निकलते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि तानाशाह सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर सुशील मोदी के आरोपों पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। यह कहना गलत बात है। लालू ने यह भी कहा कि सुशील मोदी का क्या है, वो झूठे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से इतर सवाल कानूनी प्रक्रियाओं का है, जिसका यहां उल्लंघन
सीधा तो होते हुए नहीं दिखा है, लेकिन बात मॉरल ग्राउंड की है। तीसरी सुर्खी पर आते हैं, ये झारखंड से है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका के सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता या ईडी सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा, आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो फिर कार्रवाई कर दीजिए। पीआईएल याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं? यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों ही है? पहली नजर में सामग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की सील कवर रिपोर्ट लेने से भी इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यदि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो ये एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, किसी पर भी आपराधिक मुकदमा चल सकता है। उधर ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सोरेन की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा, सोरेन के खिलाफ सबूत मिले हैं, ये मामला गंभीर है और हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रखी जाए। जांच के दौरान कुछ गंभीर बातें सामने आई हैं, मामले को तकनीकी खामियों के चलते खारिज नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा, यह याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं, फिर भी हाईकोर्ट ने बिना याचिकाकर्ता की जांच किए सुनवाई शुरू कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय होगा कि हाईकोर्ट में सीएम सोरेन के खिलाफ सुनवाई होगी या नहीं होगी। चौथी सुर्खी बुलेट ट्रेन से जुड़ी हुई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने भारत में बुलेट ट्रेन के काम पर अपडेट दिया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करते हुए कुछ जानकारी भी दी है। बुलेट ट्रेन प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही पाइलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। जो खंभे खड़े किए जाते हैं उसके लिए नींव के काम को पाइलिंग कहते हैं। यह अपडेट ऐसे समय पर आया है जब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने 15 अगस्त 2022 के दिन व्यंग्य किया, पूछा था कि बुलेट ट्रेन कहां है। दरअसल सितंबर 2017 में जब बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया, तब 15 अगस्त 2022 तक इसका पूरा हो जाएगी ये परियोजना, इस तरह की बात कही गई थी, जो कि तय वक्त में पूरी नहीं हो पाई। स्पष्टीकरण जारी करते हुए सरकार की तरफ से बताया गया, गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 98.8% जमीन अधिकृत कर ली गई है। इसके अलावा दादर नगर हवेली में 100% जमीन एक्वायर कर ली गई है। महाराष्ट्र में 75.25% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गुजरात में साबरमती में यात्री टर्मिनल हब भी पूरा होने वाला है। इसके अलावा 162 किलोमीटर में पाइलिंग का काम खत्म हो चुका है। पाइलिंग का मतलब किसी भी ढांचे को बनाने के लिए बनाया गया पिलर, उसकी जो नींव होती है उसको पाइलिंग कहते हैं। मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश करते हुए साल 2014 में सदानंद गौड़ा ने बुलेट ट्रेन का ऐलान किया था। उस समय सरकार ने साल 2023 में बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ाने का एक लक्ष्य रखा था, लेकिन कोविड के चलते यह डेडलाइन 2026 तक बढ़ा दी गई है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। जापान के सहयोग से भारत सरकार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए अलग से हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जा रहा है। ये ट्रेन समुद्र के नीचे से भी गुजरेगी। इस रूट पर कुल 508 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन लगभग 2 घंटे में पूरी करेगी।